जैसा कि आपको पता है, पूर्व में हमने शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा एवं इसके बेसिक ज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य एवं इसके उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में जहाँ पर भी शैक्षिक तकनीकी का शब्द आएगा उसको सूक्ष्म रूप में ईटी के नाम से बोला जाएगा, जिससे कि यह वीडियो बड़ा ना हो सके और बार बार शैक्षिक तकनीकी की बोलने में दिक्कत ना आए। शिक्षा तकनीकी की परिभाषा पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं और इसके उद्देश्य के बारे में आज अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा तकनीकी उद्देश्य के तहत इसके दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के तहत ईटी के निम्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्यों में निम्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य इसका यह है, ईटी का पहला उद्देश्य यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनोविज्ञान, विज्ञान व तकनीकी की सहायता से विभिन्न युक्तियों का पता लगाना चाहिए। युक्तियों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विभिन्न तरीके और विभिन्न मेथडों का पता लगाना चाहिए, अर्थात ऐसे मेथड उपयोग किए जाने चाहिए जो पाठ को सरल बना सके और ज्ञात से अज्ञात की ओर हो। इससे तात्पर्य यह हुआ कि सबसे पहले हमारे उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु हमारे क्या उद्देश्य है। इसके पश्चात ही हम ईटी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य मालूम नहीं हो सकेगा तो हम ईटी को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं इसका हमें पता नहीं लग पाएगा। इस हेतु सबसे पहले उद्देश्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि ईटी को प्रयुक्त किया जा सके। इसका दूसरे नंबर का उद्देश्य यह आता है कि प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षण युक्तियों या विधियों का निर्धारण होना चाहिए। इन विधियों को विकसित किया जाना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि विषय को किस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उस प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही ईटी का प्रयोग किस प्रकार होगा, इसमें प्रस्तुतिकरण का मेन रोल होता है। उद्देश्यों के तहत तीसरे नंबर का उद्देश्य यह होता है कि शिक्षण हेतु सहायक सामग्री के रूप में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। इससे तात्पर्य हुआ कि विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि प्रिंटर, लैपटॉप, दूरबीन, टीवी आदि कई प्रकार के विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों को शिक्षा में किस प्रकार और किस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसको यूज किया जा रहा है, इस हेतु रूपरेखा तैयार करके इनको प्रयुक्त किया जाता है। मोबाइल, इसमें मोबाइल भी बहुत अहम रोल निभाता है। ये अभी आपसे जो चर्चा की जा रही है लेक्चर के बारे में, ये भी ईटी का ही एक उदाहरण है जिससे कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसका चौथे नंबर का उद्देश्य है व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण का कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात ईटी प्रयुक्त करते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही ईटी का उपयोग किया जा सकता है।
यहाँ ईटी से तात्पर्य मैं पहले बतला चुका हूँ, एक बार और बतला देता हूँ कि ईटी का अर्थ है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात शैक्षिक तकनीकी का उपयोग। इसका 5वें नंबर का उद्देश्य है जन साधारण तक शिक्षा की सुविधा को पहुंचाया जाए, अर्थात ईटी का प्रयोग इस लक्ष्य के आधार पर होना चाहिए कि जन साधारण तक यह शिक्षा किस प्रकार पहुंच सके, अर्थात इस शिक्षा का फायदा सभी को हो, इस हेतु ईटी का उपयोग किया जाता है। फिर चतुर्थ नंबर का विशिष्ट उद्देश्य के तहत पहले नंबर का उद्देश्य आता है इसमें शिक्षण कार्य को नियोजित करना। ईटी प्रयुक्त करने से पहले सबसे पहले शिक्षण कार्य की रूपरेखा व्यू रचना बना ली जाती है, उसके बाद ही ईटी का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा नंबर का है विशिष्ट उद्देश्य के तहत शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी चीज़ हर जगह यूज हो जाती है। शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके ही ईटी का प्रयोग किया जाता है। हर एक उपकरण हर जगह काम में नहीं आते हैं, जहाँ जिसका उपयोग होता है वही उपकरण काम आता है। इसका तीसरे नंबर का उद्देश्य है शिक्षण हेतु उचित व्यू रचनाओं का चयन करना, अर्थात पूर्व कल्पनाएं डायग्राम, व्यू रचना का अर्थ है डायग्राम बनाकर ही शिक्षण कार्य की पूर्ति की जाती है और ईटी का प्रयोग किया जाता है। बिना व्यू रचना के शिक्षण ईटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ईटी का प्रयोग करने से पूर्व व्यू रचना अति आवश्यक है। इसका चौथा उद्देश्य है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाकर ईटी का प्रयोग करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानकर, कोई बच्चा अधिक समझदार है तो वो जल्दी शिक्षण ग्रहण कर सकता है, और कोई बच्चे की कैचिंग पावर यदि कमज़ोर है तो वह ज्ञान को ग्रहण करने में अधिक समय लगाता है। उस आधार पर ही ईटी का प्रयोग किया जाता है, और ईटी का प्रयोग उस आधार पर ही किया जाना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट और या कौन सा छात्र कौन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार पर ध्यान रखकर ही ईटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके होंगे, और इस टॉपिक की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसको नोट्स के रूप में बनाकर इसका अध्ययन करें। अभी आप सभी छात्रों के पास अत्यधिक समय है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस लॉकडाउन के समय में नोट्स बनाकर इनको याद करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो और याद करने में दिक्कत ना आए। अगले लेक्चर में हम ईटी के आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। ईटी के 2 आयाम होते हैं, मृदुल उपागम और कठोर उपागम, अर्थात इंग्लिश में इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अगले लेक्चर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक इसको याद करिए, और समय है आपके पास, इसको अच्छी प्रकार से नोट्स के रूप में लिखें। ईटी का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, ये हर एक परीक्षा में काम आता है, और बीएड, एमएड आदि विषय में ईटी का विषय चलता है। हर एक क्षेत्र में, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहाँ ईटी का प्रयोग ना होता हो। इसलिए इसको अच्छी प्रकार से याद करें, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस पीडीएफ के आधार पर आप इसके नोट्स बनाकर इसको याद करें।